स्केल है जो 1 से लेके 100 तक होता है। तो कभी भी अगर 50 से ज्यादा है इसका मतलब है जो ग्लोबल रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो पॉजिटिव है। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखना। मैक्सिमम अलोकेशन अगर पूछा जाएगा इस साल हमने बजट में सबसे ज्यादा अलोकेशन किस सेक्टर में किया है, यहां पर डिफेंस। इस साल का सबसे ज्यादा हाईलाइटेड अगर कोई चीज था बजट का, वन ऑफ द वो था मखाना बोर्ड। सो इकोनॉमिक सर्वे पहला न्यूज चल रहे हैं, इसको हमेशा रिप्रेजेंट लाइक आपको इशू कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक आपके एग्जाम में पहले ही ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इकोनॉमिक सर्वे को बेटा प्रिपेयर कौन करता है। वैसे तो याद रखना चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर उसका आंसर था। अगर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आपको ऑप्शन में ना दिखे तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद जैसे ही ये प्रिपेयर्ड होता है उसका फाइनल अप्रूवल कौन देगा, फाइनेंस मिनिस्टर। कोई मुझे बताएगा इंडिया का फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? इट इज चेट्टी। शेट्टी नहीं बेटा, शान मुखम चेट्टी। शान मुखम चेट्टी। और जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर आपका इकोनॉमिक सर्वे को अप्रूवल देगा उसके बाद वो टेबल किया जाता है, कहां पर डिस्कस किया जाता है, पार्लियामेंट। अच्छा, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट? वेरी गुड, चलिए ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे और किसका मैंने बोला बेटा, इकोनॉमिक सर्वे कुछ नहीं, एक ही चीज बताएंगे, ये इकोनॉमिक आपका सर्वे है और ये आपका बजट है। बजट हम कभी भी 2025 चल रहा है तो बजट हम अगले एक साल में भारत क्या क्या करेगा ये बताता है। इकोनॉमिक सर्वे 2024 से लेके 2025 के बीच में भारत सरकार ने क्या क्या किया उसका डेटा देता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो आपको याद रखना है हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे था 2025 में जो रिलीज हुआ उसके हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी कितने परसेंट से बढ़ी थी? ठीक है, तो 3.3%। तो आपको ये याद रखना है, डेटा कब का है, 2023 का। चलिए, वैसे पीएमआई अगर याद नहीं भी किया तो भी चल जाएगा, बट परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आपको ये याद रखना है। अगर कभी किसी ने पूछ लिया व्हाट इज पीएमआई तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स देख के आप बता सकते हो कि ग्लोबल में ग्लोबल रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या चल रहा है। आपको सिंगल लाइनर क्वेश्चन हो सकता है कि ग्लोबल रेट ऑफ प्रोडक्शन का हमारा पैरामीटर क्या होता है, इट इज पीएमआई। जैसे इंडिया में आपको पता चला होगा रिसेंटली रिसेंटली जो कार का प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और ये हमेशा याद रखना 50% से ज्यादा होना चाहिए, ये पॉइंट्स होता है। ये आपका एक स्केल है जो 1 से लेके 100 तक होता है। तो कभी भी अगर 50 से ज्यादा है इसका मतलब है जो ग्लोबल रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो पॉजिटिव है। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। चलिए अदर ग्रोथ देख लेते हैं। अगर किसी ने पूछा इकोनॉमिक सर्वे जो रिसेंटली इस साल रिलीज हुआ था उसके हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा कितनी ग्रोथ है, 3.8%, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 6.2%, सर्विस सेक्टर में 7.2%। और इंडिया का रियल जीडीपी जीडीपी ग्रोथ अगर पूछा जाएगा 2025 यानी 4-5 का तो आंसर हो जाएगा 6.4। तो मुझे बताया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। चलेगा, डन। चलिए ये स्किप स्किप इट। चलो ठीक है, अगला न्यूज नंबर 2 देख लेते हैं। बजट 2025 इस साल का थीम क्या था? मैंने बेसिक्स ही कवर कराया है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वैसे बेसिक्स ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेटा, पहले बेसिक्स कर लीजिए। बजट का इस साल का थीम क्या था, सबका विकास। ठीक है, मैक्सिमम अलोकेशन अगर पूछा जाएगा इस साल हमने बजट में सबसे ज्यादा अलोकेशन किस सेक्टर में किया है तो यहां पर हो जाएगा बेटा डिफेंस। 4.91 लाख करोड़ हमने डिफेंस में टोटल इस साल इन्वेस्ट किए, अलोकेट किए हैं। एक नया इस बार यूरिया प्लांट बनाया गया है। कई बार होता है बजट से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बजट में इस साल एक नया यूरिया प्लांट बनाने का हमारा जो संकल्प था वो कहां बनाया जा रहा है, इट इज इन आसाम। आसाम भारत का पहला स्टेट था जिसने ई टैक्सी लॉन्च की थी। आसाम में वन ऑफ द लेटेस्ट इंडिया का नेशनल पार्क स्टैब्लिश किया गया था, रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क। इवन एक और नेशनल पार्क अभी रिसेंटली भारत का 107वां नेशनल पार्क बनाया गया था, सिमलीपाल। कहां का है, उड़ीसा। तो आपको ये याद रखना है, नेशनल पार्क पे भी कई बार आपको बेटा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है।
अच्छा हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम थी उसकी लोन की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। पहले ये कितनी थी? 3 lakhs। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस साल के बजट का। और आपको ये तो पता ही होगा, आपकी टैक्सेबल इनकम की लिमिट जो पहले 6 लाख 7 लाख हुआ करती थी उसको बढ़ाकर अभी कितना कर दिया गया है? 12 lakhs। सो आपको एग्जम्पशन मिलेगा अगर आपकी 12 लाख या 12 लाख से 1 रुपए भी इनकम कम है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मुझे बताएगा टोटल, सबको पता, वैसे तो यहां पता होना तो चाहिए, इंडिया के 7 सिस्टर्स किसे कहा जाता है? आइंस्टाइन, टैंगस्टन, टंग्स, इट इज तमन। TAMMAN। त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो तमन आपको पता होगा। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज अ पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स, और जो सबसे लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, आंसर क्या होगा? इट इज आसाम। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन पूछता तो भी आंसर होता आसाम। और इनका एक ब्रदर भी है, आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम वन ऑफ द लेस्ट, सबसे लीस्ट पॉपुलेशन सिक्किम की है। चलो, आपकी बेटा मदर टेक्सेस आपको पता ही होगा, निर्मला सीतारमन। आपकी बात बात पर टैक्स लगाई इस साल। आपको पता होना चाहिए कि वो फाइनेंस मिनिस्टर, अच्छा इंडिया की फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है फीमेल? इंडिया की फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर, इट इज इंदिरा गांधी, नोट डाउन कर लीजिएगा। बट फुल टाइम जिन्होंने सर्व किया वो है निर्मला सीतारमन। क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर पूछता है तो इंदिरा गांधी, बट वो पीएम थे, उन्होंने एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो अपने हाथ में रखा था। जैसे अभी इंडिया में स्पेस एंड टेक मिनिस्टर आपके नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने रोड बना दिया, सीधा बेटा गड्ढा होके सीधे स्पेस में पहुंच जाते हैं लोग। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इन्होंने 8वीं बार लगातार बजट पेश इस साल किया था। इस साल अगर पूछा जाए, इस साल के बजट में इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट किसे कहा जा रहा है? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 4 चीजों को इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट कहा गया। इस साल हमने आत्मनिर्भर पल्स मिशन, कोई मुझे बताएगा? पल्स डे, पल्सस डे कब मनाया जाता है? पल्स मीन्स क्या हो जाएगा आपका? दाल। दाल दिवस कब मनाया जाता है? वैसे दाल कैसी लगती है सबको? एकदम तड़का दाल, मजेदार। और इंग्लिश में तारीफ करनी होगी कि दाल बहुत अच्छी बनी है, तो कौन से महीने में बेटा एक तारीफ छुपी हुई है? तड़का दाल वॉज फैब्यूलस। फैब्यूलस में क्या आ जाएगा? दाल कब मनाया जाता है? फैब। ये तो बहुत क्लियर हो गया, Feb 10। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, पल्सेस डे हम लोग हर साल 10 फरवरी को मनाते हैं। और इसका हमारा क्या है? नेक्स्ट 6 to 7, वैसे तो 6 to 7 ईयर में हमको पल्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है। इंटरनेशनल पल्सेस ईयर भी हमने डिक्लेयर किया हुआ है 2016 को। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि इंटरनेशनल ईयर्स पे क्वेश्चन आए, बट आपको मैंने इंटरनेशनल ईयर भी यहां पर बता दिए हैं। आपकी इस बार टैक्सेस, टैक्स के ऊपर मैंने बताया है 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कहा गया है। ठीक है, मखाना बोर्ड मैं बताना चाहूंगा, इस साल का सबसे ज्यादा हाईलाइटेड अगर कोई चीज था बजट का, वन ऑफ द, तो वो था मखाना बोर्ड। अलग से बिहार में मखाना बोर्ड स्टेब्लिश किया गया है। मिथिला मखाना आपको पता होगा, बिहार का एक मखाना है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग सबको पता है क्या होता है? जीआई का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन। किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिलता है, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है बेटा? उसका रातों रात रेट बढ़ जाएगा। रेट बढ़ जाएगा तो वहां के जो स्मॉल ट्रेडर्स है, जितने भी उसका ट्रेड कर रहे हैं बिजनेसमैन, उनको फायदा होगा और इनडायरेक्टली सरकार को भी फायदा हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, मखाना बोर्ड को ओपन करने की जरूरत क्या पड़ी बिहार में? आपको पता है, आप जनरली मखाना 1000, 1100, 1200 रुपए किलो खरीदते हैं। वहां पर किसानों से पूछा गया आपसे कितने में खरीद रहे हैं वहां के ट्रेडर्स, बोले 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। अंधाधुन प्रॉफिट हो रहा है। और मेजोरिटी जो फार्मर्स थे 70-80 में, तो वहां पर कोई भी एमएसपी या एस सच ऐसा कुछ उनके लिए मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स ही नहीं किया गया कि आपको इतने में लेना है। तो वहां तो लोगों को ठगा जा रहा है और उन लोग 10-10, 20-20 गुना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है, मखाना बोर्ड इस बार कहां पर एस्टेब्लिश किया गया है? बिहार में। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। स्वामीनाथ फंड बेटा, स्वामीनाथ फंड एक अलग से स्टेब्लिश किया गया था इस साल बजट में। कितना बेटा? 1.5 लाख करोड़ की फंडिंग दी गई है। जितने भी सरकार के प्रोजेक्ट थे, पहले घर बनाना चालू किए थे गरीबों को बांटने के लिए, आप देखियो स्कीम के थ्रू घर वर मिल जाता है, तो वहां पर इनकम्प्लीट जितने भी हाउसेस थे उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो आपको ये भी चीज याद रखनी है, स्वामीनाथ फंड। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? स्वामीनाथ फंड इज एसोसिएटेड विथ फार्मर्स, बिजनेसमैन, इंफ्रास्ट्रक्चर, या ऐसा कुछ आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है हाउस डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अच्छा, ज्ञान भारतम मिशन, इसके थ्रू हमारे जितने भी
मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह है उसको कंजर्व किया जाएगा, इतना मोर देन इनफ होना चाहिए। यहां तक आपका बजट आपको एक इन अ शॉर्ट इन अ नटशेल मैंने बता दिया, ठीक है, ये रहने दीजिए। एक एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा था, हालांकि आपके बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन हाँ कुछ अगर आप आजू बाजू की कुछ और एग्जाम्स अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पर हो सकता है क्वेश्चन देखने को ऐसे मिल जाते हैं कि ये जो बजट वर्ड है ये किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। तो आपको याद रखना है फ्रेंच वर्ड, ठीक है, बजट, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, लेदर बैग। चलिए आज की तीसरी न्यूज देख लेते हैं। हाँ, इस बार मैंने ना पकड़ पकड़ के बेटा जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे थोड़े प्रीवियसली बड़ी न्यूज में मैंने वो ला लिया है। 76 इस बार हमने आपका रिपब्लिक डे मनाया। इस साल का हमने पहले न्यूज क्या कवर करके रखा था, हमारा चीफ गेस्ट कौन हो जाएगा, प्रोबोवो सुबियांतो, सबको याद होगा, इंडोनेशिया से थे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 26 जनवरी कहां सेलिब्रेट किया गया, हर साल ही दिल्ली में किया जाता है, लेकिन दिल्ली में कहां, कर्तव्य पथ। अच्छा आपको पता है ना, भारत में 26 जनवरी का जो मेजर इवेंट होता है उसको होस्ट या उसकी पूरी कार्यभारी या जो भी आप बोलोगे कि मेन लीड कौन करता है, इंडिया का कौन सा लीडर उसको लीड करेगा, तो आंसर होना चाहिए प्रेसिडेंट। 15 अगस्त में कौन लीड करता है, इट इज योर प्राइम मिनिस्टर। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैग होस्टिंग एंड अनफर्लिंग ऑफ द फ्लैग। फ्लैग होस्ट करते हैं, आपने सुना है ऐसा, फ्लैग होस्ट कर रहे हैं या फ्लैग अनफोल्ड कर रहे हैं। वैसे फ्लैग होस्टिंग में मैं बताना चाहूंगा, फ्लैग होस्ट आपका कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया में फ्लैग हो, HOIST, फ्लैग होस्टिंग कौन करता है, फ्लैग होस्ट कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा इट इज PM। फ्लैग होस्टिंग क्या होती है, 15 अगस्त में की जाती है। फ्लैग होस्टिंग कब की जाती है, 15 अगस्त में। और अनफॉल कब किया जाता है, इट इज 26 जनवरी। अब फर्क फिर भी क्या हुआ बेटा, 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जब फ्लैग होस्ट करता है तो नीचे से रस्सी खींच के झंडे को ऊपर लेके जाता है, इसको फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। और 26 जनवरी में आपकी जो राष्ट्रपति करेगी वो पहले से ही झंडा ऊपर से पैक्ड होता है कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स में 26 ऑफ जनवरी की बात की जा रही है तो फ्लैग में आपको अनफोल्ड दिख जाए, होस्ट दिख जाए, तो आपको ये याद रखना है 26 को क्या करते हैं हम लोग, फ्लैग को अनफोल्ड करते हैं, ठीक है। एक और चीज मुझे लग रहा है 26 जनवरी का इस बार यूनिक चीज क्या थी, हमारे चीफ गेस्ट इस साल 26 जनवरी को कहां के प्रेसिडेंट थे, वो इंडोनेशिया के। वैसे हमने चीफ गेस्ट को बुलाने की ये जो प्रथा थी ये स्टार्ट की थी 1950 में। हम आपको पता होगा 26 जनवरी पहली बार कब मनाया गया, 1950 में। तो पहली बार हमारे जो चीफ गेस्ट थे मिस्टर सुकार्नो, लिख लीजिएगा, लेट मिस्टर सुकार्नो। आपको पता होना चाहिए कि वो भी इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट थे। तो फर्स्ट टाइम और इस बार दोनों इंडोनेशिया के कनेक्शन हैं। तो इस बार हो सकता है स्टैटिक जीके से आपको क्वेश्चन बैकग्राउंड में पूछ ले, ये चीज आपको अच्छे से तैयारी करके रखनी है। और इस साल का 26 जनवरी का जो आपका थीम हो जाएगा विकसित भारत, ठीक है। और इस साल टोटल, वैसे तो ये टेब्लॉक्स वर्ड ऑफ द डे, टेब्लॉक्स इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ टेब्ल्यू, ये सिंगुलर फॉर्म है। टेब्ल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, पिछली बार ही बताया था, झांकी। अलग अलग टोटल हमारे भारत में कितने राज्य है, 28 राज्य है। 28 राज्य 26 जनवरी को पार्टिसिपेट करते हैं और अपना एक इवेंट परफॉर्म करते हैं, चाहे वो डांस करेंगे, ड्रामा करेंगे, गाना गाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, उसी को क्या कहा जाता है बेटा, आपका टेब्ल्यू। हर साल बेस्ट टेब्ल्यू डिक्लेयर किया जाता है। इस साल टोटल टेब्ल्यू कितने थे, 26। वैसे मैं बताना चाहूंगा कुछ कुछ सोर्सेज में आपको 31 भी दिख जाएगा, बट PIB की साइट में कितना दिया हुआ है, इट इज 26। सो आपको दोनों ऑप्शन में मेरे ख्याल से तो देगा नहीं, और अगर फिर भी आ जाता है तो PIB बेटा जिंदाबाद, ठीक है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार गलत नहीं होगी बेटा, सीधा ठोक देने का केस। वैसे तो आपका 1 मार्क्स से छूट रही है एग्जाम, तो है ना, मतलब आप अगर ये टिक करके आ गए 1 मार्क्स से एग्जाम जा रही है, उन्होंने आंसर 31 दे दिया, कुछ दे दिया, तो आपको वहां पर वो काम आता, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, एफिडेविट बेटा करो और सीधा कर दो, या तो वो क्वेश्चन ही कैंसिल हो जाएगा, लोगों के 1 मार्क कम हो जाएंगे, इससे आप बेटा पास हो जाओगे। फिलहाल अभी वापस आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस साल टोटल कितने टेब्ल्यू टोटल थे, 26, उसमें भी याद रखना 16 राज्य के थे और 10 अलग से बेटा सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के। वैसे तो इतना डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, 26 आपको याद रखना है। अगर पूछा जाएगा इस साल का बेस्ट टेब्ल्यू अवार्ड किसको मिला, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आपको याद रखना यूपी, बस इतना याद कर लीजिएगा। इस साल का बेस्ट टेब्ल्यू अवार्ड किसको मिला, यूपी। और दिल्ली में हुआ है, इसलिए दिल्ली की थीम याद रखिएगा। दिल्ली के टेब्ल्यू की इस साल की थीम क्या थी, क्वालिटी एजुकेशन। हमेशा बेटा दिल्ली आपका एजुकेशन पे ही फोकस करता है। अभी रिसेंट में आपको पता होगा, मेरे को याद तो नहीं आ रहा, लेकिन मोदी जी ने कोई बाहर से एक फॉरेन कोई लेडी आई हुई थी, उनने बोला था कि मैं इंडियन गवर्नमेंट स्कूल्स देखना चाहती हूँ।
अब आपके गुजरात में मोदी ने कहाँ काम किया? गुजरात में। हमेशा ढिंडोरा कहाँ का पीटा? गुजरात आगे, गुजरात आगे। जब गवर्नमेंट स्कूल्स दिखाने की बारी आई तो भाई साहब कहाँ लेके गए? दिल्ली। वो बोली दूसरे जगह, तीसरे जगह, वीडियो बहुत वायरल हुआ। तो यहां पर चलिए ठीक है, फिलहाल आपको याद रखना है। अच्छा हाँ, अभी हमने क्या देखा? बेस्ट डब्ल्यू इस साल का किसको मिला? यूपी को। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इस साल का बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट किसको मिला? मार्च तो करते हैं आर्मी लोग, आपने देखा होगा। तो वो मिला है बेटा इस बार जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को। लिख लीजिए, बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट। एक नई चीज बताना चाहूंगा, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। ये मैं ऐड नहीं करने वाला था, इस बार मेरे भाई का एक बार फोन आता है, बोलता है भाई बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हो रही है। मैं बोला ये क्या होता है? बोले ये तो हर बार होता है। तो मैंने बोला जस्ट चलो आपके साथ भी बेटा बता देता हूँ। 29 को हमेशा, अब जो चीफ गेस्ट आए हैं 26 जनवरी में बैठे बैठे बोर हो जाएंगे ना, पूरा 7-8 घंटा सीट में बैठे हैं, तो वो बेटा 2-3 दिन तक रुकते हैं। 29 तारीख को वो फ्री हो जाते हैं। वैसे 26 जनवरी को किसके साथ रहता है? राष्ट्रपति के साथ। 27 जनवरी को किसके साथ रहता है? पीएम के साथ। 28 जनवरी को रेस्ट करता है, और 29 जनवरी को बेटा दे 56 भोग वाले पकवान, मटन चिकन दारू बेटा सब मिलता है उस समय। आपको आपको मजा नहीं आएगा, वैसे उन लोग खा रहे हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि हर साल बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कब होती है आपकी? 29 जनवरी को। ठीक है। और पीएम की, जैसे कि मैंने बोला एनसीसी की रैली, मैंने अभी बताया 26 जनवरी किसका दिन है? राष्ट्रपति का। और 27 जनवरी किसका रहता है? पीएम का। तो पीएम का एनसीसी इस बार कहां रखा गया था, वो भी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, अभी आप छोड़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ जाए। फिलहाल हमने 26 जनवरी से जितने क्वेश्चन हो सकते थे इस बार देख लिए। चलो आज का चौथा न्यूज देख लेते हैं। टोटल वेटलैंड्स अभी कितने हो गए? 91। हमने ये पहले कर चुके हैं, चलो इसको स्किप कर सकते हैं। अगर किसी का नया है तो बेटा आप देख सकते हैं। फिलहाल दो आपके, ये देखिएगा, आपके दो बर्ड सेंचुरी, मैंने तो लेटेस्ट वाली आपको यहां वेटलैंड लाई हुई है, आपको भूलना नहीं है। ये हो जाएगा थुवुरंगल बर्ड सेंचुरी, ये याद कर लीजिएगा, तमिलनाडु में है। कई बार आपको कोई बर्ड सेंचुरी दे दी जाती है और पूछा जाता है किस राज्य में है। आपका एक होमवर्क रहेगा, इस साल राजस्थान में 2 न्यू वेटलैंड्स ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो वो 2 न्यू वेटलैंड्स आप लोग एक बार देख लीजिएगा। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? याद नहीं है, बुरी बात है बेटे। इट इज 2 फेब, भूलना नहीं है। और अगर किसी को यह नहीं पता कि वेटलैंड क्या होता है, तो वेटलैंड इज अ वाटर बॉडी, यही लिख लीजिएगा। वेटलैंड क्या है? एक वाटर बॉडी है, जिसको हमको क्या करने की जरूरत है? कंजर्व करने की जरूरत है। किस वाटर बॉडी को वेटलैंड कहा जाएगा? ये आपका देखो, ये ऐसे वेटलैंड्स होते हैं। किस वाटर बॉडी को हम लोग वेटलैंड कह सकते हैं? जहां पर इंटरनेशनल बर्ड आ रहे हैं, अपना कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? उस वाटर बॉडी को कंजर्व करते हैं, ज्यादा पल्यूटेड ना हो सकता है भैया उसको विदेश की आदत थी, वहां साफ सफाई थी, यहां आके भैया हमारे छोटे मोटे लोग। हाँ हाँ, जो बच्चे लोग मतलब मस्ती वस्ती करते करते कुछ उसको गंदा कर दे, तो वो बर्ड मर मुरा ना जाए, तो बेटा इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इसको कंजर्व करते हैं, और इसी को हम लोग वेटलैंड कहते हैं। भारत में टोटल वेटलैंड कितने हैं? 91। हो सकता है आपको डिफरेंट तरीके से वेटलैंड पे क्वेश्चन आ जाए। टोटल रामसार साइट कितने हैं? आंसर सेम हो जाएगा, रामसार साइट। वेटलैंड को ही रामसार साइट कहा जाता है। वैसे रामसार साइट क्यों कहा जाता है, ये आखिरी चीज बता रहा हूं। रामसार एक प्लेस का नाम है, रामसार एक सिटी है। रामसार में एक मीटिंग हुई थी 1971 में। कब हुई थी मीटिंग? 1971 में। तारीख क्या था? 2 फरवरी। उस समय बहुत सारे कंट्रीज मिलके ये डिसाइड किए थे कि कुछ हमको अपने कंट्रीज की वाटर बॉडीज को रामसार साइट डिक्लेयर करना चाहिए, और उसको पल्यूटेड फ्री हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर अलग अलग तरह से बर्ड्स आते हैं। तो आपको ये याद रखना है। ये जो आपका कन्वेंशन साइन हुआ था 2 फरवरी को साइन हुआ था, यही कारण है कि हर साल वेटलैंड डे कब मनाते हैं हम लोग? 2 फरवरी को। अगर कोई पूछ ले रामसार कन्वेंशन साइन कहां हुआ था, आंसर हो जाएगा ईरान। कहां पर है ये सिटी? ईरान। आज इतना बेसिक्स करके रख लो हमेशा बेटा, ये फैक्ट इतना सा याद रखना। कभी भी वेटलैंड का मैं कुछ बताऊंगा यही क्वेश्चंस पूछने वालों, कि रामसार कन्वेंशन कब साइन हुआ था? 1971। और भारत का, चलो आखिरी चीज बता देता हूं, भारत की फर्स्ट रामसार साइट का नाम क्या था? चिल्का लेक। चिल्का लेक। ये चिल्का लेक कहां है बेटा? आती है उड़ीसा। आपको लेक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाँ? और अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा वेटलैंड कहां है? तमिलनाडु। ठीक है, क्वेश्चन तो अभी भी पूछा जा सकता है। इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड सुंदरबंस। लार्जेस्ट वेटलैंड सुंदरबंस। चलिए, ये हमने पहले ही बता दिया। ये रहा आपका, कब रामसार कन्वेंशन कब हुआ साइन? 2 फरवरी 1971। सिटी कहां पर है? ईरान में।
टोटल पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा साइट्स कहां है? उत्तराखंड नहीं है बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका? यूनाइटेड किंगडम। भारत में सबसे ज्यादा कहां है? तमिलनाडु में 20। लार्जेस्ट साइट अभी बताया सुंदरबंस कहां पर है? वेस्ट बंगाल। भारत का फर्स्ट साइट भी बता दिया, उड़ीसा। और एक आपका होमवर्क है, स्मॉलेस्ट रामसार साइट। स्मॉलेस्ट रामसार साइट बेटा पीएचडी हो गई आपकी मिनी वाली। ऊपर नीचे आगे पीछे खोल के कैसे भी क्वेश्चन पूछने लो, यू आर ऑल रेडी, यू आर ऑल सेट। ठीक है। इस बार मुझे गट फीलिंग आ रही है कोई ना कोई एग्जाम में रामसार साइट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, टाइगर रिजर्व्स पे क्वेश्चन आ सकता है, 26 जनवरी तो पे तो आता ही है। आपकी बैंकिंग आसपास अगर कोई एग्जाम आएगी तो बहुत बार होता है, दो दो तीन तीन मेंस में क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे आ जाते हैं। तो आज बेसिक्स कर लिए हैं, फिर मैं आपको टिप दूंगा बेटा क्या कैसे करना है। फिलहाल आपको इतनी चीजें याद रखनी है। वेटलैंड के ऊपर ये है वर्ल्ड का फर्स्ट वेटलैंड कैस्पियन सी, और मैं बताना चाहूंगा ये जो कैस्पियन सी है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक है। ठीक है, लार्जेस्ट लेक। अब आप सोचोगे भैया लेक कैसे हुआ, नाम में तो सी आ रहा है। बेटा सी की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज ओपन वाटर बॉडी। सी आपका समुद्र खुला हुआ रहता है। वर्ल्ड का इकलौता सी है जो लैंडलॉक्ड है। तो आपको एक और चीज, लैंडलॉक्ड है मतलब इसके सराउंडिंग में 5 कंट्री है और 5 कंट्री के बीच में ये सी है। समझ में आ गया? ये मान लो एक समुद्र है और इसके ये चारों तरफ से कैसे घिरा हुआ है? देशों के बीच में घिरा हुआ है, इसलिए इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक कहा जाता है। एशिया का लार्जेस्ट लेक अगर पूछा जाए, वैसे तो ये डीपेस्ट होना चाहिए, वैसे तो ये वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक है। आंसर क्या हो जाएगा? बैकाल लेक, रशिया। बाकी छोड़ दीजिए। हाँ, वेटलैंड सिटी, इसके ऊपर पहले क्वेश्चन आ चुका है। इंडिया की फर्स्ट वेटलैंड सिटी उदयपुर। इंडिया की फर्स्ट वेटलैंड सिटी उदयपुर ऑप्शन में नहीं दिखा तो आंसर होगा इंदौर। दोनों को डिक्लेयर किया था एक साथ। भारत की फर्स्ट वेटलैंड सिटी उदयपुर एंड इंदौर। इस साल इंदौर के लिए हमने एक और न्यूज कवर की थी। इंदौर भारत की फर्स्ट बैगर फ्री सिटी डिक्लेयर किया गया है। बेटा भिकमंगों को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं वहां। ठीक है, दौड़ा दौड़ा के मारना नहीं, उनपे केस फाइल किया जाता है, पुलिस वाले उठा के लेके चले जाते हैं। तो भीख मंगना आप इंदौर में अलाउड नहीं है। देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी अलाउड नहीं है, अलग से बेटा एक्ट पास हुआ था, बस मांगते हैं अलग बात है। अभी हम खड़े थे, 2 लोग आ गए। चलिए ठीक है, फिलहाल हमको तो ऐसा लगता है नो नो, ऑनलाइन ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन। उसमें भी सिग्नल भूल गया, चलो ठीक है। चलो अगला वाला, वर्ल्ड वेटलैंड डे मैंने बता दिया। हाँ, इंडिया ने रामसार साइट कब साइन या रामसार कन्वेंशन कब साइन किया था? ठीक है, आपको ये चीज याद रहनी चाहिए। अगला देख लेते हैं। वैसे तो आज का विंबलडन आगे लिया होगा, हाँ ठीक है। मैंने ना एक और चीज, ग्रैंड स्लैम शॉर्टकट्स पहले मैं बता देता हूं। ग्रैंड स्लैम के बेसिक्स आपको पता है? जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूं। अगर मुझे हैंडपिक किया जाए कि आपके एग्जाम में स्पोर्ट्स में कहां से क्वेश्चन आएगा, आंख मूंद के कितने सारे स्पोर्ट्स हैं? आपका बॉक्सिंग होगा, आपका रेसलिंग होगा, आपका चेस होगा, आपका गोल्फ होगा, आपका F1 की रेस होगी, आपका क्रिकेट होगा, फुटबॉल होगा, बहुत सारे XYZ स्पोर्ट्स होंगे, टेनिस होगा, बैडमिंटन होगा। टॉप 3 स्पोर्ट्स बताता हूं आंख मूंद के, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हो जाते हैं। एक होता है अगर कोई वर्ल्ड कप चल रहा है, इधर इट इज फुटबॉल या क्रिकेट। तो इस बार हमारा T20 वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, हमने बहुत अच्छे से देख के रखा। सबसे मेजर इवेंट आपके अगर एग्जाम में कोई आ सकता है ना, तो बेटा वो ग्रैंड स्लैम है। इस बार मैं कुछ हैंडपिक करके लाया था, आसपास आपकी एग्जाम होने वाली थी, तो मैंने सोचा चलो ग्रैंड स्लैम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ग्रैंड स्लैम आपका किससे रिलेटेड है? ये जो आपका ग्रैंड स्लैम स्पोर्ट्स है ये टेनिस का है। इसको लॉन टेनिस भी कहा जाता है। तो टेनिस हमेशा ही बर्निंग टॉपिक है। ठीक है, इसको वन ऑफ द रिचमैन स्पोर्ट वैसे तो गोल्फ को कहा जाता है, लेकिन गोल्फ ना हो तो आपकी वन ऑफ द सबसे महंगी टिकट्स आपकी विंबलडन वगैरह की होती है, करोड़ों में लाखों में टिकट बिकती है। चलिए फिलहाल देख लेते हैं टोटल आपके ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसको याद करने का तरीका पहले ही बताया हूं, अफवाह। ये तो यूएस को आप ए से अमेरिका भी डिनोट कर सकते हो, तो आपका एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया अफवाह। मैंने हमेशा इसको ऐसे क्रोनोलॉजिकली अरेंज इसलिए करता हूं, आपका पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन, तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन और चौथा ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन। अगर मान लेते हैं वहां जाके कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम पहले होता है, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, कौन सा चौथा, बेटा सब कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है। ए के बाद एफ आता है, एफ के बाद डब्ल्यू आता है, समझ में आ गया? UVW। अच्छा थोड़ा एक ऊपर नीचे हो ही गया। चलो ठीक है, फिलहाल वैसे तो अफवाह आप ऐसे भी याद रख सकते हो। एक चीज और, 2024 क्यों करा रहा हूं? अभी चल रहा है 25। बेटा अगर ये याद कर लिया ना तो माइन्यूट चेंजेस आएंगे, बाकी पूरा ऐसा ही है एज इट इज। 24-25 में वेरिएशंस नहीं है। कई बार होता है आपके एग्जाम में 1 साल पुराना पूछ लेते हैं, तो आप प्रिपेयर्ड दोनों तरफ से रहिए। अब देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन याद रखना कितना आसान है। सबसे पहले आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है।
ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। अगर आपने ये याद कर लिए तो इसको बोलूंगा ही नहीं मैं, पहला और आखिरी सेम है, पहला और आखिरी सेम है और बीच का दोनों सेम है, बात खत्म। बेटा छाप लो, पहला कौन जीता जेनिक सिनर, लास्ट कौन जीता जेनिक सिनर, बीच का कार्लोस और दोनों बीच के दोनों कार्लोस हो जाएगा। अच्छा एक और चीज आपको ये एसोसिएट करके रखना है, कंट्रीज। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है जेनिक सिनर जो इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता कौन से देश से खेलता है, इटली। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है ऐसे पैटर्न। ये कार्लोस तो याद रखना बहुत आसान हो जाएगा, स्पेन का है। याद कैसे रख सकते हो बेटा, नाम में कार आ रहा है, कार से एक्सीडेंट होगा तो बेटा दर्द होगा, पेन होगा, स्पेन। क्लियर कट, ठीक है ना। एक और चीज, कई बार, हालांकि ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये 4 ग्रैंड स्लैम ऑप्शन में देगा और पूछेगा ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम बताओ कौन सा है, तो आंसर होगा आपका विंबलडन। कब चालू हुआ था, 1877, 1877। यूएस ओपन कब हुआ, 1881। फ्रेंच ओपन 1891 और सबसे लेटेस्ट वाला है 1905 आपका ऑस्ट्रेलिया। तो आपको ये याद रखना है। वैसे तो एग्जाम में आपको दो ही चीज याद रखो, ये है सबसे ओल्डेस्ट और ये है आपका यंगेस्ट या लेटेस्ट। एक तरीके से क्वेश्चन और पूछता है, बैकग्राउंड बता रहा हूं, आज थोड़ा ना स्ट्रॉन्ग कर लो अपना बेसिक्स, वैसे तो हर बार बताता हूं। अब देखो, जहां पर आपका टेनिस खेला जाता है उस मैदान को कोर्ट कहते हैं, COURT। अब कोर्ट बेटा 2-3 प्रकार के होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 4 ऑप्शन में रहेगा, हार्ड कोर्ट में कौन सा ओपन खेला जाता है, तो बेटा पहला वाला और आखिरी वाला जो आपका गेम है इसको हार्ड कोर्ट में खेलते हैं। कहां पर खेलते हैं, हार्ड कोर्ट में। अब फ्रेंच ओपन बेटा मट्टी में खेलते हैं जिसको क्ले कहा जाता है, क्ले कोर्ट में। अब आपका बचा विंबलडन इकलौता, इसको खेला जाता है ग्रास कोर्ट में। और ये ग्रास कोर्ट वाला आपके एक बार केबीसी ने भी पूछ चुका है और मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया है। एक लेटेस्ट एग्जाम में आखिरी फैक्ट लिखा रहा हूं जो एक एग्जाम में आया है, आपको जो याद रखना चाहिए बेटा, इसको मल्टीपल 10 स्टार लगा दो। रोलैंड गैरोस, रोलैंड गैरोस, ये फ्रेंच ओपन को कहा जाता है और ये था आउट ऑफ द लीग, आउट ऑफ द बॉक्स, किसी भी बुक में ये चीज लिखी नहीं है। तो ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होगा, आपको पता होना चाहिए बेटा, रट्टा मार लेना। अब आप लोग पूरे प्रिपेयर्ड हो, ग्रैंड स्लैम पे कैसे भी क्वेश्चन आने दो, 2 बार पढ़ लेना, यू आर ऑल सेट। ये याद रखना भी बहुत आसान है। ये रोलैंड तो आपने फुटबॉल में रोलांडो सुना होगा ना बेटा, वो हटा दो जाने दो अभी, वो हम मजा, चलो ठीक है फिलहाल हो गया। 2024 का ये फीमेल्स लिख लीजिए, कौन सी फीमेल्स ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, कौन थी, एरेना साबालेंका। अब नोटिस करो, मेल में पहला आखिरी सेम था, इधर भी पहला और आखिरी सेम है, फर्स्ट और लास्ट सेम फीमेल हो जाएगी, एरीना साबालेंका। वैसे तो मैं बताना चाहूंगा, एक वर्ड होता है एरेना, एरेना का मतलब क्या होता है, अखाड़ा, तो आपके लिए इजी हो जाना चाहिए। फ्रेंच ओपन कौन जीती, ईगा स्वीटेक। और विंबलडन बारबोरा क्रिजिकोवा। फ्री टाइम में अपना पहले से बैकग्राउंड्स वगैरह थोड़े स्ट्रॉन्ग करो अपने, जितने भी यहाँ फैक्ट्स स्पोर्ट्स वगैरह कराए जा रहे हैं, इजी हो जाएगी सारी एग्जाम्स। और इजी हो जाएगा ये आपको फैक्चुअल डेटा याद रखना। एक बार ये नाम याद रखो, कभी भी एक बात बताता हूं, गिन चुन के यही 3-4 लोग हैं जो जीतते हैं। अब 2025 में भी ये सेम लोग हैं, बस लोकेशन इधर उधर हो जाती है। ये 2025 का बेटा मैंने लाइन से 3 चीजें लिखी है। अब एक बात बताइए, हाँ वैसे तो आखिरी में क्या होता है, यूएस ओपन। यूएस ओपन भी बेटा जेनिक सीनर ने ही जीतना है, जेनिक सीनर ने ही मेल्स में जीता है। अब एक बात बताओ, 2024 में पहला और आखिरी मेल सेम था, इस बार भी सेम है बस। और पिछली बार 2024 में बीच के दोनों नाम सेम थे, लेकिन इस बार कार्लोस, इस बार आपके जेनिक सीनर ने 3 जीता है, पहला तीसरा चौथा, बस कार्लोस ने बीच वाला जीता है। अब 2025 में वहीं के वहीं आप लोग जो जैसा करना चाहो लिख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी को लग रहा है डेटा बहुत ज्यादा हो गया तो सिर्फ 25 का याद कर लो, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, मोर देन इनफ। फीमेल्स थोड़े बहुत चेंज हो गए, ठीक है। 2025 में मैं बताना चाहूंगा फ्रेंच आप कैसे याद रख सकते हो। सबको पता है एक डिश होती है फ्रेंच फ्राइज, बहुत मजा आता है खाने में, ठीक है बेटा। वैसे तो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंच फ्राइज थोड़ा स्पाइसी रहता है, स्पाइसी मतलब आप खावा लिए उसके बाद क्या खाएंगे हम लोग, चॉकलेट। चॉकलेट किससे बनता है, कोको। इसी बात पे ठोको बेटा, याद रख लेना, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं है, वन लाइनर है, फटफट कर लेंगे।
अदर फैक्ट चलो बेटा कुछ ज्यादा हो गया, बाकी चीजें अगली बार देख लेंगे। आपका आ चुका है। वर्ल्ड बैंक ने बोली है आप शुद्ध गरीब हो अगर आप एक दिन में कितने डॉलर खर्च नहीं कर सकते। यह है आपका क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार यू आर एक्सट्रीमली पुअर इफ यू आर नॉट एबल टू स्पेंड ब्लैंक डॉलर इन अ डे। तो आंसर हो जाएगा बेटा $3। इसका मतलब मोटा मोटा हम कितना बोल सकते हैं, $1 मतलब 85 से 90 के बीच में चलता है, तो 90 इंटू 3 कर देते हैं या 80 इंटू 3 कर देते हैं, मोटा मोटा 250 मान लो। लेकिन ₹250 एक दिन का खर्च कर रहे हैं, मतलब पूरे महीने का 7,500 हुआ। तो आप लोग एक्सट्रीम पुअर हो। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, ये ना थ्योरी गलत है। ये जो इन्होंने $3 रखा है, आपको वैसे नहीं भी समझा तो भी ठीक है, आप रट्टा मार लो फिलहाल $3। मैं बताना चाहूंगा $3 उन्होंने कैलकुलेट कैसे किया। ट्रिपल पी मॉडल पता होता है, परचेजिंग पावर पेरिटी। वहां की महंगाई और यहां की महंगाई को एडजस्ट करके उन्होंने एक वैल्यू निकाला है। एग्जाम्पल, वहां कोई बर्गर मिलता है 100 का, यहां मिलता है 20 का, 100 डिवाइड बाय 20 कितना हुआ, 5 इंटू 3, 15। समझ में आया? तो उन्होंने एक निकाला होगा। तो $3 अगर आप खर्च नहीं कर पा रहे हो तो यू आर एक्सट्रीमली पुअर। बस आपको इतना ही लिखना है। ये आपकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, आप बैंकिंग की बेटा फील्ड में एग्जाम कर रहे हो। वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा, बहुत बार क्वेश्चन कॉमन क्या होता है। वैसे तो वर्ल्ड बैंक का हेड कौन है अभी, अजय बांगा। अजय बांगा। वर्ल्ड बैंक के बारे में, वर्ल्ड बैंक कब स्टेब्लिश हुआ था, 1944। हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, कौन मुझे बताएगा? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? बैंक से आप लोग क्या लेते हो, लोन। लोन नहीं दिए तो वो लोग बेटा धो धो के मारते, धोने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वॉशिंगटन डीसी, इजीली। और एक है आपका वर्ल्ड बैंक और एक है आपका आईएमएफ, दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। लिख लीजिएगा, हेडक्वार्टर्स पे क्वेश्चंस आते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट। इंडिया प्रपोज्ड न्यू बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी। यह है ब्रह्मास्त्र, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द ईयर फॉर द बैंकिंग एंड एवरी अदर एग्जाम्स। ठीक है, यह आपका हो जाएगा 2022 एंड 3। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा प्रपोज किया गया है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। प्रपोज किया गया है, इंप्लीमेंट होगा 2026 के आसपास। ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है? डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जीडीपी कैलकुलेट करने का बेटा मेथड एथड ये सब बताया कि नहीं बताया? अच्छा, सीपीआई, सीपीआई का बेस ईयर था पहले 2011। इसको भी याद रखिएगा, इसका भी चेंज हो चुका है। वैसे तो आप याद रखिएगा जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये रखा है, अब सीपीआई का बेस ईयर लिखो। अभी क्या है, सिंगल लाइनर आपके इस बार एग्जाम में चांसेस है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई पे क्वेश्चन पूछेगा। सीपीआई का बेस ईयर पहले क्या था, 2011। इट्स योर होमवर्क कि सीपीआई का प्रपोज्ड अब न्यू बेस ईयर क्या होगा, होमवर्क है, लिख लीजिएगा सीपीआई का न्यू बेस ईयर। डन। सीपीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। चलिए, ये सारी चीजें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में डिटेल में आपको आपके सर पढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की इकोनॉमी, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कैसी है इंडिया की इकोनॉमी, कैसी है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए, रिसेशन है इंडिया में, इन्फ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन है, गोल्डीलॉक है, क्या है? इंडिया में अभी क्या है, रिसेशन है, मंदी, इन्फ्लेशन है? वैसे तो आंसर इन्फ्लेशन, मोदी के आने से इन्फ्लेशन नहीं हुआ। हाँ, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, स्टैगफ्लेशन मतलब महंगाई तो है लेकिन साथ साथ बेरोजगारी भी है। रियलिटी गई तेल लेने। वैसे तो स्टैगफ्लेशन आंसर चाहिए था, होना चाहिए था, लेकिन आपका है गोल्डी लॉक। अब ये एक उन्होंने नया टर्म बना दिया, गोल्डी लॉक। गोल्डी लॉक का मतलब होता है न ज्यादा रिसेशन है न ज्यादा इन्फ्लेशन है, मतलब बीच में हो बेटा आप लोग। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंडियन इकोनॉमी अभी कैसी है, गोल्डी लॉक। अब मैं बताना चाहूंगा, आपका ज्योग्राफी अभी स्टार्ट तो हुआ नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी में ना एक टर्म है गोल्डी लॉक जोन। क्या होता है गोल्डी लॉक जोन? गोल्डी लॉक जोन का मतलब क्या होता है, अर्थ को कहा जाता है गोल्डी लॉक जोन, ये लिख लीजिएगा। अर्थ को गोल्डी लॉक जोन कहा जाता है। टोटल 8 प्लेनेट है, बट द ओनली प्लेनेट जिसको गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। गोल्डी लॉक जोन का मतलब होता है ऐसा प्लेनेट जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ओनली प्लेनेट जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, आंसर हो जाएगा अर्थ। ऑरेंज इकोनॉमी एसोसिएटेड विथ, ये टर्म चल रहा है। आपने नोटिस किया आज मेजोरिटी मैंने जो लाया वो इकोनॉमिक से रिलेटेड ही पूरी की पूरी न्यूज थी। ठीक है, ऑरेंज इकोनॉमी में बेटा ऑरेंज कलर आपको यहां देखने को मिल रहा है। फिलहाल ऑरेंज इकोनॉमी बेटा सोशल मीडिया से रिलेटेड है। इस साल का टर्म अगेन ये बजट में ही आया था, बजट के आसपास ये एक टर्म न्यूज में था,
हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज लाइक सोशल मीडिया से एसोसिएटेड है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऑरेंज इकोनॉमी बोला किसे जाता है। आपने देखा होगा अभी सोशल इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा, हर जगह आप कुछ भी कर रहे हो, आप यूट्यूब चला रहे हो स्क्रॉल कर रहे हो, आप इंस्टा चला रहे हो स्क्रॉल कर रहे हो, आप इंस्टा के अलावा वो क्या आ गया है अभी, इंस्टा का ही बेटा अंदर होता है थ्रेड। थ्रेड क्या होता है वो, तो थ्रेड में भी ऐसे ऐसे घुमाते जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन लोग क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट रास्ता क्या है, बैटिंग ऐप प्रमोट कर दो। मैंने जीता 3 रुपए, नहीं 3 रुपए नहीं 3 करोड़, मैंने जीता 3 करोड़, आप जीत सकते हैं 3 लाख रुपए, पैसा लगाइए पैसा कमाइए, और बेटा आपने पैसा लगाया सब गायब। तो याद रखना, तो ये जो वो लोग कर रहे हैं इसको ऑरेंज इकोनॉमी कहा जा रहा है, वो लोग ऐसे करके जो पैसा कमा रहे हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल अगला वाला देख लेते हैं। According to 15th Finance Commission of India, how much percent center must give to the states from the total collection of taxes? आंसर होना चाहिए हाँ, सेंटर जितना भी टैक्स कलेक्ट करेगा उसका 41% हिस्सा वो स्टेट को दे देता है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। टैक्स सिस्टम तो आपको पता ही होगा भारत का, वैसे तो 2 पार्ट में डिवाइड होता था, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के रेजिमे को आपको पता होगा 2017 में जितने भी 15-16 हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, सेल्स टैक्स हो गया और भी अदर टैक्सेस हो गए, उन सबको इंक्लूड करके हमने जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया। जीएसटी के अंदर सब कुछ आ गया। वन नेशन वन टैक्स थ्योरी है अब हमारी। पूरे देश में आप बेटा चड्डी बनिया मतलब जो भी खरीद रहे हो, सब जगह आपके कपड़े खरीदने तक में जीएसटी लग गई। पनीर खरीदते वक्त भी आपको जीएसटी देना पड़ रहा है, गाड़ी खरीदते वक्त आपको जीएसटी देना पड़ रहा है, गाड़ी बेचते वक्त भी आपको जीएसटी पे करना पड़ रहा है। तो आपको बस ये याद रखना है, जीएसटी की जय हो। मतलब हमारे इंडिया में बेटा उन लोगों को पैसा कमाने का मौका मिल गया। इससे पता है पीस कौन रहे, पुअर क्लास। जीएसटी ये चीज गलत ही थी। जीएसटी मतलब आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर रहे हो इंसान क्या, अब इंसान बहुत गरीब लोग स्प्लेंडर खरीदता है अपनी एक नीड को पूरा करने के लिए, आप साला उसमें भी जीएसटी लगा दे रहे हो। अरे जीएसटी का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया रखना था, एक क्लास सोसाइटी एक डिपेंड करनी थी कि उसकी इनकम इससे ज्यादा हो तो आप जीएसटी लगा रहे हो। दूध दही मतलब आप गरीब आदमी साला पहले कम से कम अच्छा सेहतमंद रहता था, सारा चीज करता था, दूध दही में भी तुम लगा दे रहे हो। अब एक कोई बंदा अपनी बंदी को पिक्चर लिखाने लेके जा रहा है, साला पॉपकॉर्न पे अलग लगा दिए, मतलब आप पॉपकॉर्न खरीदने में भी तुमको बेटा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस का आपका एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स। क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स। कोई मुझे बताएगा वेल्थ टैक्स को अबॉलिश कब किया गया था, इट इज 2015। टैक्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा, यहां पर वेल्थ टैक्स, पहले वेल्थ पे अलग से तुम्हारा टैक्सेस लगता था। अभी मैं बताना चाहूंगा टैक्स डे भारत में कब मनाया जाता है, इट इज 24 जुलाई। याद रखना, भूलना मत। पहले तो बताता हूं जुलाई कैसे याद रहेगा। टैक्स बचाने के लिए आप किसके पास जाते हो, सीए के, और सीए डे कब रहता है, 1 जुलाई। तो कम से कम आपको ये जुलाई तो याद रहेगा बेटा, जो आपका टैक्स बचा के दे रहा है उसी मंथ में टैक्स डे भी है। अब 24 तारीख कैसे याद रहेगी, आप बेटा 24 घंटा काम करते हो ज्यादा कमाने के लिए, और वो लोग पूरा का पूरा खींच लेते हैं। आपको बताना चाहूंगा, अगर 100 करोड़ आपका टर्नओवर है, आपको पता है सरकार को कितना देना पड़ता है 100 करोड़ में। अगर आपका प्रॉफिट हो गया 100 करोड़, आप बिजनेसमैन हो, 1 करोड़ भी ले लो, 40 लाख रुपए मोटा मोटा आपसे सरकार खींच लेती है। अब अमीर लोग ना बहुत दिमागदार होते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं, सबका पूरा का पूरा पैसा शेयर मार्केट में है। वो बोलेंगे टैक्स लेने के लिए, बताओ पैसा किधर है, बोलेंगे हमसे थोड़ी, हम आई एम नॉट द ओनर। बोले ओनर कौन है, बोले शेयर होल्डर्स। बोले जाके वहां लीजिए। पैसा अगर मांगा जाता है तो बोले हमारे पास कैश थोड़ी है, जब आएगा तब लेना, अभी वो पूरा शेयर मार्केट में सारी चीजें है, तो वो एनकैश करते ही नहीं है। धीरे 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 जो भी है, कैपिटल गेन टैक्स भी आप देख लीजिएगा, रिसेंट टाइम में कैपिटल गेन टैक्स हुआ। कैपिटल गेन टैक्स आपका पहले 10% हुआ करता था, 12% है। अगर कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, अगर आप अपना शेयर मार्केट से पहले आपने टैक्स दे चुका है, आपकी इनकम मान लेते 1 करोड़ रही होगी, सरकार ने आपसे 40 लाख खींच लिए, छीन लिए। अब आपने 60 लाख इन्वेस्ट किया, 60 लाख को 1 करोड़ 20 लाख कर दिया 5 साल में, 1 करोड़ 20 लाख निकाल रहे हो, सरकार बोलेगी दो मेरा टैक्स। उसी को कहा जाता है कैपिटल गेन टैक्स। अब 1 करोड़ 20 लाख में 12% सरकार तुमसे छीन लेगी। समझ में आ रहा है, तो आपका मोटा मोटा बेटा ऐसा अलग चले जाता है। इवन मैं बोलूंगा शेयर मार्केट में छोड़ दीजिए, अगर आप लैंड भी खरीदते हो, लैंड सेल करने में या असेट सेल करने पे जो भी आपको प्रॉफिट होता है उस पर भी सरकार खींच लेती है। जब आप खरीद रहे हो लैंड तो भी अलग से टैक्स देना पड़ेगा, 18% का उसमें कुछ लगता है, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा। 18% आपका वो अलग ले लेती है, और बेचते वक्त 12% अलग ले लेती है। मतलब बायर से भी टैक्स ले रही है, सेलर से भी टैक्स ले रही है, टैक्स ही टैक्स। और उसके बदले में आपको क्या दे रही है, रोड, रोड में बड़े बड़े गड्ढे, घुस जाओ। चलो ठीक है, फिलहाल ये आपको याद रखना है, ये टैक्स सिस्टम आपका पूरा हो गया। फर्स्ट एशियन कंट्री जिसने टू रोल आउट अ नेशनल क्रिप्टो पेमेंट सिस्टम फॉर द टूरिस्ट, इसका मतलब होगा पूरे एशिया का पहला देश, बेटा बहुत गरीब देश है भूटान,
उसने सोचा पहले अट्रैक्ट करने के लिए बोला कि हम आपसे केवल कैश लेंगे, टूरिस्ट आ नहीं रहे, बोले गोल्ड लेंगे, टूरिस्ट आ नहीं रहे। इन्होंने बोला ऐसे टूरिस्ट आप आइए, आप अगर क्रिप्टो करेंसी, अगर आपके पास क्रिप्टो में पेमेंट्स है तो आप होटल में रुकिए और क्रिप्टो में पेमेंट कर दीजिए। लिख के दे रहा हूं, आगे जाके भट्टा बैठ जाएगा भूटान का। इससे इकोनॉमी में कुछ नहीं, कोई आप वो ट्रेस ही नहीं कर सकते, सब चुरा लेंगे इधर उधर करके। तो आपको याद रखना है, एशिया का पहला देश भूटान बन चुका है। कोई मुझे बताएगा भूटान का करेंसी क्या है? इट इज गुल्ट्रम, याद रखिएगा। डन। NGULTRUM, ये आपकी वहां की करेंसी हो जाएगी। डन। और आपका यहाँ का पीएम इस साल 5 बार आके गया भारत में। शेरिंग टॉपगे, शेयरिंग इज केयरिंग। टॉप नहीं, टॉप, टॉपगे। कई बार होता है आपके पड़ोसी देश के पीएम पूछ लेते हैं, क्योंकि 4 बार 5 बार वो राउंड मार के गए। चलो अगला देख लेते हैं। किस कंपनी ने अभी डिसाइड किया है कि वो अपना एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करेगा? आपने स्टेबल कॉइन कभी सुना नहीं होगा। एक आपका बिटकॉइन था, ठीक है, अभी स्टेबल कॉइन आपका फेसबुक कंपनी है। फेसबुक का पहले एक कॉइन था, डिजिटल कॉइन, जिसका नाम है लिब्रा। उन्होंने क्या बोला, लिब्रा को उन्होंने कनेक्ट कर दिया गोल्ड के साथ। गोल्ड के साथ कनेक्ट करेंगे ना, तो गोल्ड का प्राइस देखियो कभी भी स्टेबल रहता है या थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं। और आप बिटकॉइंस वगैरह देखना, कभी भी ऊपर कभी भी नीचे। अभी आप बेटा करोड़पति हो, कल रोड़पति हो जाओगे, नीचे सीधे ढक से आते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर ये लिब्रा को गोल्ड के साथ कनेक्ट करके रखेंगे तो ये थोड़ा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो आपको याद रखना है, फेसबुक बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है। लॉन्च, उसका नाम क्या हो जाएगा? लिब्रा। कोई मुझे बताएगा मेकिंग ऑफ कॉइन इज कॉल्ड एज? कॉइन जहां बनता है उसे क्या कहा जाता है? इट इज मिंट। आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, ठीक है, MINT। ये आपका इकोनॉमिक्स का ही है, इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी पे भी बैंक में क्वेश्चन होते हैं। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी एंड मिंटिंग ऑफ कॉइन, लिख लीजिएगा जिसको नहीं पता है। चलो हो गया ये। डन। रिसेंटली आरबीआई ने रेपो रेट को कट किया है। बहुत सारा मजा आ रहा है लोगों को, रेपो रेट कट हो चुका है बेटा, ज्यादा ज्यादा पैसा मिलेगा, सब कुछ कम इंटरेस्ट पे मिलेगा, कम इंटरेस्ट पे मिलेगा, लोग ज्यादा जाएंगे। पहले आपका रेपो रेट था 6.5%, अब आपका रेपो रेट हो गया है 5.5%। ये याद रखिएगा, 5.5%। रेपो रेट क्या होता है? अच्छा, रेपो रेट क्या होता है? तो उनको चुकाना पड़ता है, वेरी गुड, हाँ ठीक है, उसको रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट मतलब अगर कोई बैंक आरबीआई से लोन ले रही है तो उसको आरबीआई को कितना परसेंट देना पड़ेगा? इतना परसेंट देना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, अगर आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है, इसका सीधा मतलब है कि बैंक भी आपको इंटरेस्ट रेट, जो आप बैंक आपको लोन देगी उसको भी सस्ते में मिल जाएगा। और अगर आपको लोन सस्ते में मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग अब लोन लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इससे पता है, ये जब भी रेपो रेट कम होता है मतलब इकोनॉमी बूस्ट करती है, लोगों के पास पैसा आता है, ज्यादा से ज्यादा धंधा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। लेकिन इसको ज्यादा भी हम कम नहीं कर सकते, फिर तो लोग बोलेंगे सर 1% कर दो ना। बेटा ऐसा होगा? चलो ठीक है फिलहाल। अच्छा, इसी का एक और टर्म है, ये तो रेपो रेट है, एक होता है बेटा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स मतलब इसका उल्टा। जब अगर इकोनॉमी में फटे तक बहुत ज्यादा आपका इन्फ्लेशन रेट है, अगर आपके इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बेटा इन्फ्लेशन आ चुका है, तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई पूरा मार्केट से, सब बैंक के पास से पूरा का पूरा पैसा खींच लेती है। बोलती है बैंक को आप मुझे लोन दो। तो अगर आरबीआई लोन ले रही है, क्यों लोन ले रही है? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं रहेगा ना सब, तो नॉर्मल सी बात है, पैसा नहीं रहेगा, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी, रेट अपने आप कम हो जाएगा। तो कभी भी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का यूज क्यों करती है आरबीआई? क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। पक्का? अब रिवर्स रेपो रेट कभी भी रेपो रेट से कम होता है, ये याद रखिएगा, मल्टी लाइनर में काम आएगा। रेपो रेट अभी कितना है? 5.5%, मतलब रिवर्स रेपो रेट इससे कम होगा। रिवर्स रेपो रेट भी लिख लीजिए, 3.35%। 3.35% आपका रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। अब रिवर्स रेपो रेट का मतलब एक और बार बता देता हूं, बैंक, आरबीआई अगर लोन ले रही है तो उसके बदले में वो ब्याज देगी अदर बैंक्स को, ठीक है, तो ये आपका रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज, ये तो बहुत सिंपल हो गया बेटा, आज का सिंपल क्वेश्चन है, यूएई के साथ होता है डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज। हमेशा हम एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते ही है। यूके के साथ कौन सा होता है बेटा? आपका रेनबो एक्सरसाइज, लिख लीजिएगा। मिलिट्री एक्सरसाइज है, आपके सामने ये मिलिट्री पर्सनल्स दिख रहे हैं। अमेरिका के साथ कौन सा होता है? टाइगर
ट्रियम्फ या युद्ध अभ्यास? युद्ध अभ्यास। इस बार आपके एसबीआई के एग्जाम में पूछा था सूर्य किरण, आंसर क्या था? सूर्य किरण एक्सरसाइज। इट इज नेपाल। क्या पता अगली बार इंदिरा एक्सरसाइज पूछ ले। मेरे ख्याल से मैंने इंदिरा एक्सरसाइज कभी बताया है? जो बताता हूं वो तो याद रहता नहीं। अब हमको क्या मालूम। इंदिरा एक्सरसाइज रशिया, याद रखिएगा बेटा। ये सब रट्टा मार लो एक बार पूरी लिस्ट लिख के। एक ही बार मारना पड़ेगा, 10 मिनट दीजिए सिर्फ। ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, मिलिट्री पूरी एक्सरसाइजेस साथ में। डन। बीमस्टैक, हर बार मैंने न्यूज बताया हूं। चलो देख लेते हैं किसको याद है इस साल का मेन बीमस्टैक का समिट कहां रखा गया था। सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है। इट इज मेन वाला बैंकॉक में रखा गया था। वैसे ऑप्शन में तो बेटा सब जगह। बीमस्टेक का मेन जो समिट था वो बैंकॉक में रखा गया था, याद रखिएगा। बीमस्टेक अगर कोई पूछ ले कि कभी क्या है बेटा, ये एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। लिख लीजिएगा बीमस्टेक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना, बीमस्टेक में टोटल कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। स्टेब्लिश कब हुआ? 1997। याद रखिएगा। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 7। और मेंबर्स मैं बताना चाहूंगा, यहीं से आप लोग कर सकते हैं। बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से इस साल का थाईलैंड में आपका हुआ है। इस साल का मीटिंग का हुआ है थाईलैंड। 6 कंट्री तो बेटा यहीं से आ गई। एक लौती कंट्री बची है नेपाल, प्लस नेपाल अलग से लिख लो। आपको पता है क्वेश्चन कई बार क्या होता है, बिम्स्टेक का कौन सा के साथ तो पता होने चाहिए। एक बार और रिपीट कर दूं। भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल। सब पड़ोसी देश है, आजू बाजू वाले। और ये लाइन से आपके पास झंडे झुंडे भी दिए हुए हैं। डन। इस साल विशाखापट्टनम में एक मीटिंग हुई थी, किसकी? बिम्स्टेक की। अगर पूछा जाएगा बिम्स्टेक की पोर्ट मीटिंग कहां हुई, लिख लीजिए इंटरनेशनल पोर्ट मीटिंग, तो आपका विशाखापट्टनम। डन। आपको पता है इस साल बिम्स्टेक मैं क्यों करा रहा हूं बार बार? बिम्स्टेक एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1997 में। पिछले 28 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि इसकी हेड कोई इंडियन बना है। इंद्रमणि पांडे, लिख लीजिएगा, इसकी प्रेसिडेंट है इंद्रमणि पांडे। ये रीजन है। हमेशा जब कुछ बताता हूं बेटा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, स्टार कर लिया करो, अच्छे से याद कर लिया करो। बार बार हम लोग देख लेते हैं। आपका एक होमवर्क रहेगा, बीमस्टेक का हेडक्वार्टर कहां है, ठीक है? चलिए अगला देख लेते हैं। बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट, ये तो पहले ही बता दिया, बताइए कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। मान लीजिए इसको, क्वेश्चन को थोड़ा और ट्विस्ट एंड टर्न के साथ चेंज कर देता हूं। बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट अमोंग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीएपीएफ। सीएपीएफ की कैटेगरी अलग है, आंसर हो जाएगा दिल्ली। लिख लीजिएगा, सीएपीएफ की कैटेगरी में बेस्ट मार्चिंग किसको दिया गया? दिल्ली। और बेस्ट आपको टेब्ल्यू का अवार्ड किसको मिला था? यूपी, बेस्ट टेब्ल्यू। और अगर पूछा जाए बेस्ट मिनिस्ट्री में किसको मिला था? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है? टोटल टेब्ल्यू कितने थे? ओके, वेरी गुड बेटा, युक्ति। इट इज मिंटिंग ओनली। चलो ये हो गया है। इसरो का मैंने पहले ही करा चुका है। इसरो का 100 इस साल का मिशन का नाम क्या होगा, बताइए? इट इज NVS-02। आपका AXL-4 भी न्यूज में रहा है। क्या था AXL-4? क्या AX-4, एग्जॉम 4 जिसे कहा जा रहा था? बेटा आपको पता नहीं है, पहला भारतीय जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके आया, नाम क्या था? शुभांशु शुक्ला। याद नहीं है? लिख लीजिए, शुभांशु, सुधांशु नहीं, शुक्ला। तो आपको ये भूलना नहीं है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन इस पूरे साल का नहीं है। और ये किसका मिशन था? नासा, ठीक है? और एक आपका इस साल पंच मिशन, ये हमने पहले ही कर चुका है। पंच मिशन किससे रिलेटेड था? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को स्टडी करने वाला था। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन किसे क्या क्या कहा जाता है? इट इज कोरोना। चलो ठीक है। इसरो को स्टेब्लिश कब किया गया था? 1969। तारीख क्या थी? 15 अगस्त। हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु। मैं हमेशा बोलता हूं, एक बार की ईयर छोड़ दीजिए, हेडक्वार्टर याद करिए। हेडक्वार्टर पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? लेकिन इसरो का ईयर भी याद रखिएगा।
बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। अब जीआई प्रोडक्ट, एक और जीआई प्रोडक्ट इसके पहले मैंने किया था क्या? आज किए ही नहीं ना। फिलहाल एक सिक्किम का डल्ले मिर्ची एक्सपोर्ट किया गया है पहली बार सोलोमन आइलैंड में। अब आपने कभी सोलोमन आइलैंड सुना ही नहीं होगा। आपको पता है बड़ी बड़ी एग्जाम्स में क्वेश्चंस कई बार कैसे बन जाते हैं? इस बार मुझे लग रहा है यूपीएससी वगैरह में मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वैसे तो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिंगल लाइनर पूछ सकता है। क्वेश्चन पता है नॉर्मली क्या पूछेगा? डल्ले मिर्ची को जीआई प्रोडक्ट मिला, बताओ कहां का प्रोडक्ट है? आंसर क्या होगा? सिक्किम। आपको मिर्ची वहां दिख रही होगी। सोलोमन आइलैंड कहां पर आता है, किस कॉन्टिनेंट में? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आता है, लिख लीजिएगा। वैसे मैं बताना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ना ग्रुप ऑफ कंट्री को अलग अलग डिसाइड किया गया है। कुछ ग्रुप ऑफ कंट्री को पॉलिनेशिया कहा जाता है, कभी सुना है? कुछ ग्रुप ऑफ कंट्री को मेलेनेशिया कहा जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा टफेस्ट क्वेश्चन, आप एसएससी की एग्जाम जो स्पेशली सीजीएल सीपीओ सबकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन इस बार हो सकता है ज्योग्राफी से। मेलेनेशिया का पार्ट किस देश को कहा जाता है? तो सोलोमन आइलैंड किसका पार्ट है? मेलेनेशिया का। वैसे तो 4 से 5 देश आते हैं, ये 4 के 4 देश मेलेनेशिया का पार्ट है, लिख लीजिएगा। ठीक है, 4 के 4 देश आपका द फोर, ये आपकी जो बन गया। याद रखने का तरीका तो मैंने ऐसे किया था, फंस बस। वैसे भी आइलैंड में जा रहे हो, फन करने जाओगे तो फंस आप कैसे कर सकते हो, और एक अलग से वानुआटू। अब वैसे भी आप फन करने के लिए जाओगे तो वैन से ही जाओगे। तो ठीक है, आपको 4 देश ऐसे याद रखना है। एफ फॉर फीजी, एन फॉर न्यू गिनी, एस फॉर सोलोमन आइलैंड्स। किसी ने सुना है टूवालू देश का नाम? ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही है, टूवालू। इस पे अलग ने अभी एक घर जाके देखिएगा, मजा आएगा। उसने डाला है एक केस स्टडी। कौन है आपका? ध्रुव राठी। मैं जब ये वानुआटू देखा मेरे को इतना यूनिक लगा। ये कंट्री के लोग पता है कैसे रहते हैं? रोड हमारा देखे हो, कंट्री सीधा है, हॉरिजॉन्टल है ही नहीं। यानी ये आइलैंड ऐसा है, मुश्किल से ऐसे 100 मीटर का होगा और 100 मीटर खड़ा 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 खड़ा। यानी अगर रात को कभी गदा गादी खेल रहे या दौड़ा दाड़ी खेल रहे, किसी ने धक्का मारा सीधा नीचे शहीद हो गया। यहाँ का बेटा, यहां पर टोटल इसकी पॉपुलेशन भी 10,000 ही है। और आपको ये देश ना लगातार डूबता जा रहा है, तो ऑफिशियली ये पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री होने वाला है जो डूब जाएगा 2050 तक आधा। तो ये कंट्री अब क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली अपने लैंड को अपलिफ्ट कर रहे हैं ताकि भैया डूब जाए तो हम ऊपर रहे। और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, हर साल 200-200 लोगों को वो लोग वीजा बांट रहे हैं और बोल रहे हैं हमारे देश में आ जाओ डूबने के पहले। तो वो लॉटरी सिस्टम है। लॉटरी सिस्टम 270 या 280 लोगों को जो ले रहे हैं, लॉटरी लगा रहे हैं, कोई ऐसा मेरिट बेसिस पे किसी को लिया नहीं जा रहा। धीरे 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 उनको लिया जा रहा है। चलिए छोड़िए फिलहाल। इंडिया का फर्स्ट जीआई सर्टिफाइड, ये तो हो गया ना बेटा। हाँ, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को रिसेंटली बेटा स्टेटस दिया गया है। किसका? नवरत्न। ये कर लिए? वेरी गुड बेटा, नवरत्न स्टेटस। मैं बताना चाहूंगा भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार टोटल 3 तरह की कंपनी होती है। एक होता है महारत्न, एक होता है नवरत्न, और एक होता है मिनी रत्न। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए टोटल भारत में इस बार चांसेस है नवरत्न कंपनी कितने हैं? 26। याद रख लीजिएगा, टोटल नवरत्न कंपनी कितनी हो गई? 26। और टोटल महारत्न कंपनी कितनी है? 14। अब अगर किसी को यह पता करना है कि महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी होता क्या है, किसी कंपनी का हो गया ये पहले लिख लीजिए। चलिए, ये हो चुका है बेटा महारत्न और नवरत्न। मैं बताना चाहूंगा महारत्न कंपनी की डेफिनेशन क्या है। ये हो चुका है ना, यहां बता देता हूं महारत्न कंपनी क्या होता है। अगर किसी कंपनी का एक साल का टर्नओवर 25,000 करोड़ है, कितना है? 25,000 करोड़ का अगर किसी का टर्नओवर है पिछले 3 साल में लगातार, तो वो कंपनी नवरत्न। अगर अच्छा, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा नवरत्न कंपनी से प्रमोट होकर महारत्न में किसी कंपनी को कब किया जाता है? अगर कोई कंपनी है जो 3 साल से लगातार 25,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, उसको शिफ्ट कर देते हैं कहां पर? महारत्न कंपनी में। ये समझ में आ गया? तो महारत्न कंपनी मतलब कैसी कंपनी जिसका टर्नओवर साल का कितना होना चाहिए? अब उसके बाद उसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए? ठीक है, वैसे तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए? नेट प्रॉफिट 15,000 करोड़। नेट प्रॉफिट अगर किसी का एनुअल 15,000 करोड़ का है तो उसे आप महारत्न कंपनी कर सकते हो। नवरत्न में स्पेसिफिक ऐसी कोई उन्होंने क्राइटेरिया नहीं रखा है, लेकिन महारत्न कंपनी का तभी रखा गया है। अगर आपको एक और बार बता रहा हूं, टोटल महारत्न कंपनी कितनी है? 14। टोटल नवरत्न कंपनी कितनी है? 26। एक आखिरी चीज, आखिरी बार महारत्न कंपनी 2014 में इंक्लूड किया गया था
और वो 14 टोटल कंपनी 14 और आखिरी बार जो इंक्लूड किए थे वो 2014 जिसका नाम था हाल। क्या नाम था? हाल। कोई फुल फॉर्म बताएगा हाल का? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आपको ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं महारत्न कंपनी कौन सी नहीं है। वैसे तो 3-4 कंपनी बता देता हूं। एक है आपका भेल, सुना है? एक है आपका गेल, सुना है? एक है आपका सेल, सुना है? वैसे तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और भी बहुत सारी है। ओएनजीसी आखिरी लिख सकते हो, या मैं बता दे रहा हूं ओएनजीसी भी आपकी महारत्न कंपनी है। टफेस्ट क्वेश्चन होगा कि कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी है या नहीं। तो आपको ये 2 4 5 कंपनी याद रखना चाहिए बेटा। इसी के साथ आपका आज का करंट अफेयर होता है खत्म। एक टिप दूंगा, इन लोगों के लिए एग्जाम आसान लगती है। स्टार्टिंग में लोगों के लिए डेटा होता है बहुत ज्यादा, थोड़ा थोड़ा डर लगता है, यार इतना याद करना है। मैं बताना चाहूंगा याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आइए, लेक्चर अच्छे से अटेंड कीजिए, बैठिए, ऑटोमेटिक 4 6 8 लेक्चर्स होने लगेंगे ना, ऑटोमेटिक याद होना चालू हो जाएगा। मेरा कोई क्वेश्चन जो पिक करने का पैटर्न है वो एक समान है। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने इकोनॉमिक्स वाला बहुत ज्यादा डेटा ला लिया। आपको मैंने बता दिया आपके बैंकिंग में एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ऐसे। तो बैंकिंग ओरिएंटेड अगर पढ़ना है ना साल भर, मैं बता रहा हूं, बजट पे फोकस करो। अभी भी आपने वो बुक खरीदी होगी स्पीडी, जिन्होंने नहीं खरीदी खरीद लेना। स्पीडी में उसने बजट का एक अलग से पेज दिया है, पूरा रट्टा मार लो। स्पीडी की सब सस्ती भी है, 120 रुपए की बुक मिलती है, पूरा एक साल का करंट अफेयर है। तो उसको पढ़ना कैसे है मैं आपको बता दूंगा, कौन से पेजेस इंपॉर्टेंट है। उतनी बड़ी बुक तो पढ़ना, भले ही छोटी है लेकिन डेटा बहुत डाल के रखे उन्होंने। तो उसमें से क्या क्या पिक करना है, क्या क्या छोड़ना है, ये मैं बता दूंगा। दूसरी चीज, आपको फोकस किस पे करना है? बजट पे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद बैंकिंग रिलेटेड पूरी की पूरी जितनी भी न्यूज है इकोनॉमी रिलेटेड, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एलआईसी हो, चाहे वो आरबीआई, XYZ, जितना भी इकोनॉमी से रिलेटेड आपका डेटा रहेगा पूरा अच्छे से कर लेना है। उसके बाद अगर आपको समय मिलता है ना, 4 स्टेप मैंने बता दिया। पहला क्या? बजट। दूसरा क्या? इकोनॉमिक्स। तीसरा क्या? इकोनॉमी से रिलेटेड पूरा का पूरा डेटा। और चौथा स्टेप, जो लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका चौथा स्टेप होना चाहिए कि आपको बेटा अच्छे से, एक और डेटा था आपका स्किम्स। मैं हमेशा बोलता हूं स्किम्स को बहुत अच्छे से कवर करो। अगर आपने ये 4 स्टेप फॉलो कर लिए ना, तो 5वें स्टेप में बाकी चीजें आ गई। समझ में आ गया? 5वां स्टेप मतलब आपको अभी हमने मिलिट्री एक्सरसाइज किया, अवार्ड किया, स्पोर्ट्स किया, ये सब आपकी 5वीं मिसलेनियस 5 स्टेप अप्रोच आपको रखनी है। अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो चीजें ऐसे होने लग जाती है। आपके मीन्स में 40 मार्क्स आपको है, अच्छे से आपको अच्छे से करना है। और बाकी लोग जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो कोई डाउट नहीं है। हमारा मेजर सेशन क्या हो जाएगा, जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आपको ना बेटा एसएससी सीजीएल वगैरह में करंट अफेयर का 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 क्वेश्चन आएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 4 ही आएगा, 25 क्वेश्चन है ना। लेकिन 4 मेजर बात है, 4 मतलब 8 मार्क्स छोड़ नहीं सकते। 8 मार्क्स से क्या, 2 मार्क्स से आपकी एग्जाम छूट जाती है। तो आपको नॉर्मल सी बात है, करंट अफेयर जो आप पढ़ रहे हो आपका 8 मार्क आ रहा है। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आपको 6 7 8 मिनिमम 3 क्वेश्चन होते हैं, 6 मार्क आ रहा है। 8 और 6 कितने हो गया, 14। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, 6 मार्क आ रहा है, 20 मार्क्स हो गए। तो नॉर्मल सी बात है, धीरे 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 करके ही आपके पूरे वहां 100 और 160 मार्क आप लाने वाले हो। तो आपको पूरा कवरेज देना है। और आपका बेटा करंट अफेयर का बैंकिंग के मीन्स में वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है। और आप लोगों को करंट अफेयर, और एक और चीज बताता हूं, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्यों होता है। करंट अफेयर को पढ़ते वक्त ही सारे प्रिडिक्शंस बता देता हूं, ऐसा क्वेश्चन आएगा, वैसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। आयोग आपका जो क्वेश्चन बनाती है वो करंट अफेयर को देख के बनाती है। तो हमेशा मान के चलो, करंट अफेयर पे महारत हासिल करनी है। स्टार्टिंग इनिशियल डेज में मेरे से गलती यही हो रही थी। मैं क्या सोचा, यार करंट अफेयर तो लगातार बदलने वाला है, तो पहले रट्टा मार लेता हूं हिस्ट्री ज्योग्राफी, बाद में करंट अफेयर अगले साल से पढ़ूंगा। अरे जब पास इस साल होना है तो अगले साल क्यों पढ़ने वाले हो? क्लियर कट बोरिया बिस्तर बेटा, फट से, इतना छोटा सा चीज है, बांधो, पास हो, निकल लो। अब अच्छे से फोकस्ड रहिए सारी चीजों में। मैं तो बोलूंगा बहुत सारा अपना स्ट्रेटेजी आपकी है, एग्जाम आपकी है, बहुत अच्छे से फोकस्ड रहिए, सारी चीज देखिए क्या कैसे करना है। जितना जल्दी एग्जाम हो सके ना निकाल दो, लटके मत रहो। ये ना विशियस साइकिल है, बहुत ही दलदल जैसा है। इस साल फेल हो रहा है, अगले साल फेल हो रहा है, फिर फेल हो रहा है, फिर फेल हो रहा है। कितने साल, 8 साल रगड़ना है? पूरी मेहनत एक बारी में 1000% जितना लगाना है लगा दो। स्ट्रेटेजी। और एक और चीज, अभी भी अगर आप लोग गलत जा रहे हो तो एक अपनी बॉटम लाइन बताऊंगा, आखिरी लाइन, इसी के साथ सब खत्म करूंगा। किसी भी चीज की पढ़ाई कर रहे हो, सबसे पहले सिलेबस देख लिया, देख लिया, सिलेबस सेकेंडरी होना चाहिए। प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि मान लेते हैं
पॉलिटी के सिलेबस में 35 से 40 टॉपिक्स है। 40 टॉपिक नहीं पढ़ना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क लगाओ। आप ये देखो कि एग्जाम में पिछले 3 सालों का वेटेज क्या है, 3 से 4 साल के पेपर उठाओ, मान लो घूम फिर के 7-8 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका डेटा यहां से यहां हो चुका है। तो आपको फोकस करना है वो 7-8 टॉपिक पे, बाकी ऊपर 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 पढ़ लो, लेकिन रट्टा कौन से टॉपिक्स मारने हैं, वो 7-8 टॉपिक्स जो आ रहे हैं। जैसे अगर आज मैंने कौन सा टिप दे दिया, जो बैंकिंग वाले प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको देख लेना बेटा, बजट वही इकोनॉमिक सर्वे, वही इकोनॉमी पे आपको क्वेश्चन हो जाएगा, वही आपको घूम फिर के स्कीम्स पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बाकी स्पोर्ट्स हो गया, बुक्स हो गया, ये सारी चीजें तो हम लगातार कवर करते हैं। इस बार आपका सूर्य किरण हमारे एक्सरसाइज अंदर से ही आ गया था, कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। इंडिया में फर्स्ट फर्स्ट जो चल रहा है वो मैं बता ही रहा हूं, बैकग्राउंड में बता ही रहा हूं। लोगों के लिए जो टफ होगा ना, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन सोच के देखो, यहां बाहर वालों को मैं देखना, एक बार बाहर कभी भी आपको कोई बच्चा बंदा मिलता है ग्रैंड स्लैम वगैरह, वो भी कवर कर रहा है, आप भी कवर कर रहे हो, एक एडिशनल एडवांटेज आपको क्या मिलता है, आज भी मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा, मैं आउटडेटेड होता ही नहीं हूं। जो भी एग्जाम आती है फट से क्वेश्चन उठाना, फट से 100-100 200-200 रुपए की पीडीएफ मिलती है, मैं मेहनत नहीं करता कि एक एक शिफ्ट में मैं एनालाइज करूंगा। बहुत सारे लोग पीडीएफ बेचते हैं, मैं फट से खरीदता हूं और देखता हूं इस साल चेंज क्या हुआ है, इस साल क्वेश्चंस कैसे आए हैं। तो अपडेटेड जितने भी क्वेश्चन है, आपको डेटा पूरा अपडेटेड मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि टफेस्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका पूरा ग्रैंड स्लैम में, फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम क्या था, रोलैंड गैरोस, ये हो गया टफेस्ट क्वेश्चन। आपके बेसिक्स क्या हो गए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बेसिक्स क्या हो गया, वो ग्राउंड के नाम, ये तो बैकग्राउंड हो गया, यंगेस्ट ओल्डेस्ट सब बता दिया। चलो इसी के साथ बेटा आज एंड करते हैं, सर भी पीछे देख रहे हैं, धन्यवादम। चलिए आपका दिन शुभ हो।